hereby name Sri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing, Mr. Derek O'Brien? You have committed breach of privilege. पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये डिमांड करी गई कि जो 13 तारीख को जो एक पार्लियामेंट के ऊपर हमें अटैक देखने को मिला है, उसके रिगार्डिंग जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो यहाँ पार्लियामेंट में आकर बयान दे कि कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ चूक हुई। अब यहाँ पर ये डिमांड करते करते थोड़ा ये बहस ज़्यादा बढ़ गई एंड इवन कुछ एमपीज के द्वारा यहाँ पर वेल में आकर भी नारे लगाए गए। उसके अंतर्गत जो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं डेरेक ओब्रायन, उनको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया। उनको सस्पेंड करने के बाद भी वो हाउस से बाहर नहीं गए, तो कहीं ना कहीं काफी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी थे उन्होंने काफी इनके अगेंस्ट बात करी। एक इंटरेस्टिंग चीज और भी हुई कि हमें देखने को मिला है कि ना लोकसभा के अंदर भी सेम चीज देखने को मिलती है। राज्यसभा के अंदर तो एक एमपी सस्पेंड हुए, लोकसभा के अंदर टोटल 13 एमपी सस्पेंड हुए। पर एक चीज बताऊं इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या हुआ, लोकसभा के अंदर जो सस्पेंड हुए थे ना एमपीस, उसके अंदर एक ऐसे पर्सन का भी नाम था जो पार्लियामेंट में थे ही नहीं। कहने का मतलब क्या कि पहले उनको बोल दिया गया कि इन लोगों ने यहाँ पे दिक्कत करी है, इन लोगों को सस्पेंड किया जाता है। बाद में पता लगा कि भैया जो एक बंदे का नाम आपने बीच में ले लिया ना, वो भाई साहब तो चेन्नई में बैठे हुए हैं पिछले 2 दिनों से। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी कुछ हास्यास्पद चीजें देखने को मिलती हैं कि कैसे सस्पेंशन होता है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन मार्क्स भी खड़े करता है। उसी तरह से जिन लोगों ने यहाँ पर जो इन्वॉल्व थे इस चीज के अंदर, सिक्योरिटी ब्रीच केस के अंदर, उनके ऊपर युआपा लगा दिया गया है। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आप यहाँ पे देख पाओगे। तो काफी एंटी टेरर जो होता है ना, वो लॉस यहाँ पे इनके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे एंड देखते हैं इनका फाइनल डिसीजन फिर बाद में क्या आता है। तो दोस्तों डेट है आज की 15 दिसंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। एक हमें टॉपिक डिस्कस करना है, इंडिया रिजेक्ट्स ओआईसी रिमार्क ऑन आर्टिकल 370 वर्डिक्ट। देखो पिछले दिनों के अंदर हमने इसको डिस्कस भी किया, आर्टिकल 370 के ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्डिक्ट दिया गया हमने वो डिस्कस कर चुके हैं। अब पता क्या हुआ, ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इनके द्वारा कुछ बोला गया। क्या बोला गया, इन्होंने बोला कि भैया जो कश्मीर है ना, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ऐसा देखो इन्होंने बोला ओआईसी वालों ने कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ऐसे केस में ना इंडिया खुद अपनी मनमर्जी से कश्मीर का स्टेटस नहीं चेंज कर सकता। तो 5 अगस्त 2019 को जो किया इंडिया ने वो गलत किया, इंडिया को सारी चीज़ें रिवर्स करनी चाहिए, ऐसा ओआईसी का कहना था। अब देखो ऐसा बोला गया तो बिल्कुल ही गलत बोला गया। कश्मीर हमारा देखो खुद का हिस्सा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पूरा का पूरा कश्मीर इंडिया का ही पार्ट है। तो इंडिया की तरफ से ये बयान दिया गया कि ओआईसी ना इल इन्फॉर्म्ड है, ओआईसी को कुछ पता ही नहीं है चीज़ों के बारे में, ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में पता ही नहीं है, और ओआईसी की जो इंटेंशंस है ना वो गलत है। दरअसल में ना यहाँ पे इंडिया ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर बोला कि कुछ ऐसी कंट्रीज है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को प्रमोट करती हैं, उन कंट्रीज़ बाकी कंट्रीज़ को वो बरगला रही हैं, इस तरह से बोल रही हैं कि वो भी बयान दे इसके अगेंस्ट। तो ओआईसी को डेफिनेटली अपने देखना पड़ेगा ओआईसी को कि क्या वो चीज़ बात कर रहे हैं, किसके दबाव में आके चीज़ें बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बाकी सब हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दिया गया था। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा आपको ओआईसी के बारे में बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर क्या हुआ है, मुस्लिम वर्ल्ड, बेसिकली मुस्लिम वर्ल्ड की आवाज़ को आगे लाने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ओआईसी का हमें गठन देखने को मिल जाता है। दरअसल में ना 1969 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। जो अल अस्का मॉस्क जेरूसलम के हैं वहाँ पर कुछ इश्यूज थे, उस वजह से यहाँ पे इसका क्रिएशन देखने को मिला। साथ ही साथ ओआईसी की हमेशा देखो कोशिश रहती है कि इजराइल के अगेंस्ट ये बयान दे, और जब भी यूएन के अंदर या फिर और जगह के ऊपर कुछ ऐसे वोटिंग वगैरह होती है ना, तो अगर कुछ ऐसा चीज़ है जो इस्लाम के या मुस्लिम वर्ल्ड के अगेंस्ट जारी है तो साथ मिलकर उसके अगेंस्ट काम करें, ये यहाँ पर इनका फोकस रहता है। ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी आफ्टर यूनाइटेड नेशंस, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखो कि इंडिया में ना बहुत सारे मुस्लिम्स देखने को मिलते हैं, एक लार्ज चंक ऑफ मुस्लिम्स इंडिया में देखने को मिलते हैं, पर इंडिया इसका तब भी मेंबर नहीं है। ये अपने आप में बहुत ही गलत बात है। तो एक्चुअल में ना जो पाकिस्तान है थोड़ी उसकी डोमिनेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। तो पाकिस्तान थोड़ा कंट्रोल करता है बाकी और कंट्रीज़ को भी कि इंडिया के अगेंस्ट आप भी बयान दो, इंडिया के अगेंस्ट आप भी बयान दो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया के अंदर डेफिनेटली सारे धर्म बहुत अच्छे से प्यार के साथ मिलकर रह सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। इंडिया एक सेकुलर देश है, ये आप सभी जानते ही हैं। टोटल 57 नेशंस इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका सेक्रेटरीट आपको जद्दा सऊदी अरब के अंदर देखने को मिल जाता है। एक यहाँ पर इनके द्वारा बैंक भी बनाया गया है, हाँ जी, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ताकि ना जो भी काम हो वो इस्लाम का जो शरिया है उसके हिसाब से करा जाए। मतलब ना यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड होती हैं इस्लाम के अंदर,
उन कामों के लिए लोन ना देना, और अगर लोन देना तो कहीं ना कहीं इसलिए ना देना कि पैसा कमाने के लिए, वो लोन इसलिए दिया जाता है ताकि सामने वाला अपने आप को थोड़ा और सशक्त, अपने आप को थोड़ा और डेवलप कर पाए। तो उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से यहाँ पे इनके द्वारा लोन दिया जाता है, ऐसा यहाँ पे इस बैंक का कहना है। तो इसको यहाँ पे 1973 की कॉन्फ्रेंस के अंदर कंसीव किया गया था एंड 1975 के अंदर फिर इसको ओपन कर दिया गया था। इसके भी हेडक्वार्टर्स आपको जेदा सऊदी अरब के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको ओआईसी के बारे में पता होने चाहिए थे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से। यहाँ पर क्या होगा सर, देखो इसके अंदर आपकी डेली पहले 3 घंटे जीएस की क्लास होगी, ठीक है ना। फिर डेफिनेटली उसके अलावा आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स के मटेरियल हो गया, सी सेट की क्लासेस हो गया, आपके प्रॉपर यहाँ पे टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली ना यहाँ पर क्या होगा कि आपको जल्दी से किस तरह से आपका सिलेबस जो है वो कवर करवाया जा पाए, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप कहीं ना कहीं उनको अच्छे से कवर करके अपने एग्जाम को, अपने प्रीलिम्स को अच्छे से क्लियर कर पाओ। ये फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स 2024 क्रैश कोर्स का। प्रॉपर रिवीजन होगा, प्रॉपर प्रैक्टिस होगा, एंड यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ को आप ऑफलाइन में भी ले सकते हो हमारे पटेल नगर जो सेंटर है वहाँ पर, एंड ऑनलाइन में तो डेफिनेटली अवेलेबल होगा ही होगा। तो डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, नीचे गूगल फॉर्म भी मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसको फिल कर सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप यहाँ पर इसके लिंक पे भी जाके इसको क्लिक करके आप इसके अंदर एनरोल भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज GCTF यानी कि ग्लोबल कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क। सर ये क्या मुद्दा है? देखो एक्चुअली समझते हैं, 2015 के अंदर ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए और ताइवान, इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक चीज ना हम एक तरह से प्लेटफॉर्म लेकर आते हैं। सर किस तरह का प्लेटफॉर्म? उस प्लेटफॉर्म की मदद 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 से ना ताइवान की जो स्ट्रेंथ्स हैं या जो ताइवान का एक्सपर्टाइज है उसको हम यूज करेंगे दुनिया के ग्लोबल इश्यूज को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं उसके साथ। इससे फायदा चलो यूएसए को भी होगा, ताइवान को ये फायदा होगा कि ताइवान की जो रीच है ना, अपनी जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है वो बढ़ेगी, एंड कहीं ना कहीं दूसरे और देशों के साथ उसके जो अच्छे रिलेशनशिप्स हैं उनमें हम बेहतरी ला पाएंगे। तो कॉपरेशन बढ़ाने की कोशिश थी, स्पेशली अगर हम बात करें जो इंडो पैसिफिक वाली रीजन है। अब उसी वजह से क्या होता है ना, यहाँ पर ताइवान और यूएसए मिलकर क्या करते हैं, अलग अलग दुनिया के कंट्रीज के अंदर कुछ वर्कशॉप्स वगैरह क्रिएट करवाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली वर्कशॉप हुई है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो ये पहली GCTF प्रोग्राम था जो कि इंडिया में हुआ। तो यहाँ पर यूएस हो गया, इंडिया, ताइवान, यहाँ के ऑफिशियल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअल में ना GCTF पहले स्टार्ट यूएसए और ताइवान के साथ ही हुआ था, पर यहाँ पर इन्होंने और कंट्रीज को भी जोड़ लिया। सर किस कंट्रीज को? जैसे जापान को इन्होंने जोड़ लिया 2019 के अंदर, ऑस्ट्रेलिया को जोड़ लिया 2021 के अंदर। तो अब ये कंट्रीज भी आपका पार्ट देखने को मिल जाएगी। तो आज के समय 4 कंट्रीज हैं। आप मतलब अगर ताइवान को अगर आप कंट्री मानते हो वो आपकी मतलब सोच के ऊपर है। ताइवान एक है, उसके अलावा आपका यूएसए और आपका जापान और आपका ऑस्ट्रेलिया, ये 4 आपको यहाँ पे मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं GCTF के अंदर। तो क्या सर इंडिया यहाँ पे मेंबर नहीं है? नो, इंडिया ने अभी तक इसको फॉर्मली हमने ज्वाइन नहीं किया एज अ फुल पार्टनर, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं अलग अलग चीज़ों की। 2015 के अंदर इसकी स्टार्ट हुई थी ताकि ये सारे काम हो पाए। अलग अलग फोकस एरियाज हैं, पब्लिक हेल्थ, लॉ इन्फोर्समेंट कॉपरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी, ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी, HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ और मीडिया लिटरेसी। इसके रिगार्डिंग अलग अलग चीजें होती रहती हैं। जैसे अभी इंडिया में किसके रिगार्डिंग हुई है, साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो GCTF क्या है, क्या करता है, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। पिछले 8 सालों में, 2015 से 23 तक 8 साल हो गए ना, पिछले 8 सालों में लगभग इन्होंने इस तरह की टोटल 63 वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई हैं अलग अलग एरियाज के अंदर, अलग अलग इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, वुमेन साइंटिस्ट स्कीम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो ऐसा बताया गया है कि वुमेन साइंटिस्ट स्कीम की मदद से ना 13 महिलाओं को यहाँ पर बेनिफिट हुआ है विद द असिस्टेंस ऑफ 1.93 करोड़ इन द लास्ट 5 साल। थोड़ा समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। देखो पहली बात तो आप ये समझो कि जब मैं बात करता हूँ ना साइंस कैटेगरी की, तो वहां पर वुमेन का कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा है नहीं। मतलब महिलाओं को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इनके अंदर ज़्यादा आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। एक तो दी नहीं जाती, फिर उसमें कई बार दिक्कत पता क्या आ जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक महिला की लेट से शादी होगी। अब शादी के बाद ना उसके करियर के अंदर एक तरह का ब्रेक आ जाता है, या फिर कई बार हो सकता है कि जब उनका पहला बच्चा होगा तो उस टाइम के ऊपर भी क्या होगा, उनके करियर के अंदर एक ब्रेक आ जाएगा। कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कई बार उनकी करियर के अंदर एक गैप आ जाता है।
फिर उस गैप के बाद, उस ब्रेक के बाद कहीं न कहीं वापस से लौटना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं पर काम आती है क्या? वुमेन साइंटिस्ट स्कीम। इसकी मदद से ना आपकी जो भी साइंटिस्ट हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो कि आपकी 27 से 60 साल की एज के बीच होंगी, उनको यहाँ पर वापस से आप कैसे लेकर आओगे? कैसे जो उनका ब्रेक आ गया है, उसके बाद काफ़ी से कैसे मेनस्ट्रीम के अंदर लेकर आओगे, वो काम देखती है ये वुमेन साइंटिस्ट स्कीम। ठीक है ना? तो इसके अंदर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एक तो आपके पास क्या होनी चाहिए, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए बेसिक साइंसेज़ के अंदर, या ग्रेजुएशन और पीजी डिग्री होनी चाहिए प्रोफेशनल कोर्स के अंदर, और पीएचडी होनी चाहिए, और आपका फिर करियर के अंदर एक ब्रेक होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे। अगर आप करंटली रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो, तब आप इस वुमेन साइंटिस्ट स्कीम के अंतर्गत नहीं आ सकते। ब्रेक होना कंपल्सरी है कि आपका एक गैप आया होना चाहिए। उसी तरह से अगर मान लो आप पीएचडी के अंदर रजिस्टर्ड हो और ऑलरेडी कोई फेलोशिप को रिसीव कर रहे हो, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे कि किसको क्वालिफाई है इस स्कीम के लिए होते हैं। कम से कम 2 साल का ब्रेक तो चाहिए, मतलब होना ही चाहिए आफ्टर द पीएचडी अवार्ड, तभी आप इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर एप्लीकेबल हो। तो कौन-सी मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व्ड है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर इन्वॉल्व है। मैं कुछ ना, चलो वुमेन साइंटिस्ट स्कीम तो हमने डिस्कस किया, इसके अलावा कुछ और भी स्कीम्स हैं हमारे पास। जैसे आप नोटिस करना, ये जो स्कीम आती है ना, ये वाइस किरण के अंदर आती है। वाइस किरण का मतलब क्या? वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये तो वाइस का फुल फॉर्म हो गया, और किरण का मतलब होता है आपके नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट फॉर नर्चरिंग। तो बहुत सारी इसके अंतर्गत ना अलग-अलग चीज़ें आती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो विदुषी के बारे में। विदुषी क्या है? वुमेन्स इंस्टिंक्ट फॉर डेवलपिंग एंड अशरिंग इन साइंटिफिक हाइट्स एंड इनोवेशन। यहाँ पर क्या होता है ना, जो आपकी सीनियर वुमेन साइंटिस्ट होती हैं, उनको कैसे एनकरेज करना है, वो विदुषी के अंतर्गत आ गया। उसी तरह से आपका एक विंग्स करके है। विंग्स क्या है? वुमेन इंटरनेशनल ग्रांट सपोर्ट। यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो इंडियन वुमेन साइंटिस्ट हैं, उनको इंटरनेशनल रिसर्च लैब्स के अंदर जाने का मौका मिलता है, वहाँ पे जाके रिसर्च करने का। उसी तरह से एक हमारे पास इसी के अंदर क्यूरी करके एक प्रोग्राम है। उसके अंतर्गत क्या होता है, उसके अंतर्गत प्रॉपर जो आपका रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना, रिसर्च कैपेबिलिटी को बेहतर करना, ये क्यूरी प्रोग्राम के यहाँ पे है। विज्ञान ज्योति करके है, यहाँ पर क्या होता है ना, आपके स्टेम जो मैं बता रहा था ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यहाँ पर जो आपकी यंग लड़कियां हैं, उनको एनकरेज करना कि आप भी इनके अंदर अपना करियर बनाइए। तो ये सब अलग-अलग चीज़ें होती हैं। उसी तरह से वाइस पीडीएफ हो गया, वाइस पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप। यहाँ पर रिसर्च आप कंटिन्यू रखिए पीएचडी के बाद भी, वो यहाँ पे होता है। उसी तरह से गति, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर बात है कि आपके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन, इनके अंतर्गत आप महिलाओं का कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाओगे, जेंडर इक्विटी यहाँ पे कैसे आएगी, वो गति के द्वारा देखी जाती है। तो इस तरह से ना अलग-अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, ताकि आपकी महिलाएँ इस फ़ील्ड के अंदर आगे कैसे बढ़ पाएँ, ये सारी चीज़ें इसके द्वारा देखी जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए थे, वुमेन साइंटिस्ट स्कीम, और अदरवाइज़ आप वुमेन आपके जो देखने को मिलती है साइंस फ़ील्ड के अंदर। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ एक्टोसाइड टैबलेट्स टू ट्रांसफॉर्म कैंसर केयर। देखो आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, वहाँ के साइंटिस्ट, और आपके आईडीआरएस लैब्स के जो साइंटिस्ट बैंगलोर के हैं, उन्होंने यहाँ पे मिलकर साथ में इस तरह की टैबलेट्स डिजाइन करी हैं, एक्टोसाइड टैबलेट्स, जिसकी मदद से आपका पेल्विक कैंसर जो है ना, वो ट्रीट किया जा पाएगा। अब पहला तो आपके सवाल में आएगा कि सर पेल्विक कैंसर क्या होता है? पेल्विक कैंसर, देखो जो आपके पेल्विस के अंदर होता है ना, वो कैंसर को बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो बॉडी का जो आपके ट्रंक होता है, उसका लोअर पोर्शन जो होता है, वो पेल्विक एरिया कहलाते हैं। ठीक है, आपके जो पेल्विक बोन्स हो गया, आपका ब्लैडर, आपका रेक्टम, या फिर आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया, ठीक है, वहां पर जो कैंसर होता है ना, उसी को हम पेल्विक कैंसर यहाँ पे बोलते हैं। अब इसकी मदद से, एक्टोसाइड टैबलेट्स की मदद से क्या होगा, इनको ट्रीट करना काफी आसान हो जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर टैबलेट्स है ना, दे वर्क एज अ न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या होता है? देखो न्यूट्रास्यूटिकल दो वर्ड से बना है। एक है न्यूट्रा, मतलब न्यूट्रिशन से, और स्यूटिकल जो आता है वो फार्मास्यूटिकल से बना है। अब आप खुद सोचो, न्यूट्रिशन तो आप समझते हो, फार्मास्यूटिकल भी आप समझते हो, एक तरह की जो ड्रग्स वगैरह की बात करते हैं। तो यहाँ पर पता क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने इस चीज़ को इस तरह से बनाया है कि आपका न्यूट्रिशन भी अच्छा हो, प्लस एट द सेम टाइम आपको मेडिसिन खाने की वजह से आपको जो ड्रग, आपकी जो डिजीजेज है, उन डिजीज से आपको प्रोटेक्शन भी मिले। इन्हीं को बोलते हैं क्या, न्यूट्रास्यूटिकल। तो दो शब्द जैसे मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली फूड सोर्सेज से यहाँ पे ड्राइव होते हैं, जिनके न्यूट्रिशन बेनिफिट्स भी होते हैं और मेडिसिनल बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी पेशेंट इसके साथ ट्रीट किए जाते हैं ना, उनको सर्जिकल रिमूवर की, यूरिनरी ब्लैडर के सर्जिकल रिमूवर की जरूरत नहीं पड़ती, वो मेडिसिन से ही यहाँ पे ठीक हो सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के अंदर अगर मैं बात करूं न्यूट्रास्यूटिकल्स की, तो आप यहाँ पे देख पाओगे
कि यहाँ पे टोटल 4 कैटेगरीज़ के अंदर ये डिवाइड है। जैसे आप कुछ लोग डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, कुछ विटामिन्स लेते हैं आप लोग, वो सब। उसके अलावा आपके फंक्शनल फूड हो सकते हैं, उसके अलावा आपके मेडिसिनल फूड हो सकते हैं एंड साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स। ये देखो फार्म, ये फार्म वर्ड आ गया ना, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है आपके एग्रीकल्चर क्रॉप्स की। कई बार आप जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह यूज़ करते हो, उनकी मदद से कुछ आपने मेडिकली अच्छा कुछ फूड बना दिया, उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल्स। अब बहुत सारे एग्जांपल भी दे सकते, जैसे बहुत सारे लोग ग्रीन टी पीते हैं, तो ग्रीन टी की मदद से क्या होता है, आपके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और आपके बीमारियों से भी ये बचाते हैं। प्रोबायोटिक्स भी आपको हेल्प करते हैं आपकी हेल्थ और डाइजेशन के अंदर। तो इस तरह की चीज़ों को न्यूट्रास्यूटिकल्स आप बोल सकते हो। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इनका क्या मैकेनिज्म होता है। इनके अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके नेचुरल सोर्स से ड्राइव होते हैं। इसके फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं एंड डिजीजेस के अंदर प्रोटेक्शन भी करते हैं। ये होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो आई होप एक्टोसाइड टैबलेट्स आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ ना एक लिंक्ड मुद्दा ये है एफएसएसएआई का, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो जो भी फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो क्या प्रॉपर तरीके से कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो कौन देखता है? एफएसएसएआई। ये दरअसल में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक एक्ट लेकर आया गया था, एफएसएसएआई एक्ट ही नाम है उसका। तो उस एक्ट की मदद से इसको बनाया गया। ये बॉडी आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, ताकि प्रॉपर फूड स्टैंडर्ड्स को हम इंश्योर कर पाएँ। ये काम है एफएसएसएआई का। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ अमृत टेक्नोलॉजी फॉर रिमूवल ऑफ आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर। पहले तो आप अमृत की फुल फॉर्म देख लो। अमृत की फुल फॉर्म क्या है? आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। समझ गए? बेसिकली ना काफ़ी जगह के ऊपर आपको पानी के अंदर आर्सेनिक या और अलग-अलग तरह के मेटल देखने को मिलते हैं। उससे आपकी हेल्थ खराब होती है। तो बेसिकली अमृत और कुछ नहीं, एक तरह का वाटर प्यूरीफायर ही है। इस वाटर प्यूरीफायर को बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, ताकि ये सब जो इश्यूज हैं इनको हम हटा पाएँ। तो नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रॉक्साइड, इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से यहाँ पर हम आर्सेनिक को रिमूव कर देते हैं। डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, कम्युनिटी लेवल के भी ऊपर इसको यूज़ किया जा सकता है। पर ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर इंडियन टेक्नोलॉजी है, ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो उसके टेस्ट वगैरह किए गए हैं, उसके हिसाब से जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है ना, जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, उन्होंने प्रॉपर यहाँ पे रिकमेंड किया है कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। थोड़ा-सा मैं आपको ना जल जीवन मिशन के बारे में भी थोड़ा साथ में बता ही देता हूँ। दरअसल में जल जीवन मिशन जो है ना, वो आता है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत। इसका काम क्या है कि हम 2024 तक फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन यहाँ पे देना चाहते हैं टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड बाय 2024। ये बात आपको 2024 का टारगेट आपको पता होना चाहिए कि 24 तक हम ये चीज़ इंश्योर करना चाहते हैं। अब ड्रिंकिंग वाटर देखो एक क्या होता है, आपका स्टेट सब्जेक्ट होता है। अब क्योंकि एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो उस वजह से प्रॉपर प्लानिंग, अप्रूवल, इम्प्लीमेंटेशन इसका करना, वो किसके हाथ में आ जाता है? आपकी स्टेट या यूटी गवर्नमेंट्स के अंतर्गत आ जाता है। तो इस वजह से ना आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ-साथ आपकी स्टेट्स की यहाँ पे पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगी कि वहाँ पर उनको टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रॉपर प्रोवाइड करी जा रही है अंडर जल जीवन मिशन। आर्सेनिक का थोड़ा और देखें कि क्या हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं। देखो इससे कहीं न कहीं कैंसर हो सकता है अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर इसको कंज़्यूम किया जाए एंड उसके अलावा आपकी स्किन लीज़न्स हो सकते हैं। इसका क्या मतलब? देखो कई बार होता है ना कि आपकी वजह से आपकी ये बॉडी की स्किन है, कई बार कुछ एरिया होता है आपकी स्किन के ऊपर जिसका रंग ही बिल्कुल अलग-सा हो जाता है। हो सकता है कुछ इंजरी की वजह से, कई बार आपको लगता है यार धूप में बैठने की वजह से हो गया या फिर आपकी बॉडी को डैमेज हो गया, इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं स्किन लेज़न, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर भी यहाँ पे हो सकते हैं। और अगर मान लो छोटे बच्चों के ऊपर यूटेरस के ऊपर हो गया या फिर अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ये चीज़ हो जाती है ना, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके दिमाग के ऊपर भी आ जाता है। आपकी जो क्षमता है सोचने की, वो कहीं न कहीं उसको भी इम्पैक्ट यहाँ पे करता है एंड हो सकता है कि जल्दी आपकी मृत्यु भी हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था अमृत के रिगार्डिंग, उसका जो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है ना लैटेराइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, नहीं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रॉक्साइड जो टेक्नोलॉजी उसको यूज़ किया गया है। तो पहली बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। दूसरी बात जो कह रहा है कि डोमेस्टिक और कम्युनिटी लेवल दोनों पे यूज़ किया जाता है, तो एक्चुअली दूसरी बात ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए वन ओनली इज़ इनकरेक्ट। ठीक है? तो ये यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए लिख दी है। तो आज का आपको होमवर्क रहेगा, ये सारे कुछ क्वेश्चन जो आपके सामने हैं, इनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इसका क्या सही जवाब होगा। कल जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड कह रहा है 2017 में एस्टैब्लिश हुआ, नहीं, ये 2009 में एस्टैब्लिश हो गया था जब G20 समिट हमें देखने को मिलता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। दूसरा बात कह रहा है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस की, तो इसके सेक्रेटरीट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसके सेक्रेटरी का रोल प्ले करेगा। येस, दैट इज करेक्ट। थर्ड कह रहा है व्हाइट फास्फोरस को एज अ केमिकल वेपन क्लासिफाई किया गया है सीडब्ल्यूसी के अंदर, नहीं, केमिकल वेपन कन्वेंशन के अंदर इट इज नॉट अ केमिकल वेपन, ठीक है ना? थर्ड आपका फॉल्स बन जाएगा। एक छोटा सा मुद्दा कल और मैंने आपको होमवर्क दिया था,
मकर विलुक्कू फेस्टिवल। दरअसल में ये जो फेस्टिवल है ना, ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके केरला के अंदर। एक्चुअली आप समझो, हर साल जब मकर संक्रांति होती है, उस टाइम के ऊपर केरला के अंदर जो शबरीमला टेम्पल है ना, वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। मकरविलक्कू जो फेस्टिवल है, इसका मतलब क्या है? मतलब देखो, मकर का मतलब होता है कैप्रिकॉर्न और विलुक्कू का मतलब होता है लाइट। तो वहीं से इसका नाम बना है मकरविलक्कू का। ठीक है ना? तो बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे आपके जो लॉर्ड अयप्पा के जो डिवोटीज़ हैं, लॉर्ड अयप्पा कौन है? जो आपके शबरीमला टेम्पल है ना, वहाँ के जो लॉर्ड हैं, तो वहाँ पे हज़ारों ही डिवोटीज़ वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पर ना ये फ्लेम देखते हैं, लाइट देखते हैं, और लाइट क्या है? लाइट ही तो विलक्कू को बोलते हैं। तो वहीं से इसका नाम आया है, जो कि इस पर्टिकुलर हिल के ऊपर आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, जो आपके श्रद्धालु होते हैं, वो लगभग 41 डेज़ के ऑस्टेरिटीज़ एंड फास्ट रखते हैं इस टेम्पल को विज़िट करने से पहले। ठीक है ना? एंड साथ ही साथ एक तरह से यहाँ पे उस समय के ऊपर जो शोभा यात्रा वगैरह भी निकाली जाती है, कि सब लोग मिलकर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मिलकर एक तरह से साथ-साथ चलते हैं। एक तरह का जुलूस, एक तरह की शोभा यात्रा भी उस टाइम के ऊपर निकाली जाती है। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे, दीप आराधना होती है। दीप आराधना मतलब बेसिकली आप दिए को या फिर लैंप वगैरह जलाते हो पूजा करने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो मकर संक्रांति के टाइम के ऊपर इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है इस तरह से। उसी तरह से उस टाइम के ऊपर बहुत सारे और भी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आपको देखने को मिल जाएँगे। जैसे पंजाब के अंदर आप जानते हो मागी लोहड़ी हो गया। उसी तरह से आपके आंध्र प्रदेश के अंदर पेड़ा पंडुआ हो गया। पोंगल आपका तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी और एरियाज़ के अंदर भी आप नोटिस करोगे तो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैंने जो आपको होमवर्क दिया था ना, उसका मकरविलक्कू का बिल्कुल ठीक बात है। ये आपका केरला के अंदर ही है। पर पंडुआ की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो तमिलनाडु के अंदर नहीं, ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाएगा, और थाई पोंगल जो है कर्नाटका के अंदर नहीं, ये आपका तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दरअसल में सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही करेक्टली मैच्ड है, बाकी दोनों इनकरेक्ट हैं। ठीक है? तो आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? कल मैंने आपको मल्टी फंक्शन क्रिप्टो एसेट इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ाया था, तो उसी का आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ताकि आपको चेक कर पाऊँ कितना चीज़ें आपको रिवाइज़ करी हैं या नहीं करी हैं। तो इसका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताइएगा। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू आईयूसीएन की जो नई रेड लिस्ट आई है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, बट कोशिश कीजिएगा इसको आंसर करने की। तो दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको आज का लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।